नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम लोगों ने 3 दिन पहले ग्रामीण विकास को ख़त्म किया है। पूरा सीरीज़ जो है वो 27 क्लास में हम लोगों ने ख़त्म किया है। तो आज जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जाकर ग्रामीण विकास की भी जो अगर सीरीज़ है तो वो देख सकते हैं। ठीक है, तो 3 दिन पहले मैं वो ख़त्म किया था और जब से मैं ख़त्म किया हूँ तब से लेकर लगातार मुझे टेलीग्राम, ईमेल और भी अन्य माध्यमों से लगातार मैसेजेस आ रहे थे आजीविका की क्लास स्टार्ट करने से संबंधित। ठीक है, तो बात ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को एक अच्छा कंटेंट चाहिए, एक प्रामाणिक सोर्स से कंटेंट चाहिए और एक ऐसी चीज़ें चाहिए जो आप लोगों को आसान भाषा में उपलब्ध हों और पूरी तरीके से कोई टॉपिक जो है वो अधूरा ना रहे, पूरी तरीके से वो कवर हो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैंने पहले भी आप सबको कहा था, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। मैं लगातार आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए प्रयासरत हूँ। ये मुझसे जो हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से जो हमारे चैनल पर, वो अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को। लेकिन इस दरमियान, इन 3 दिनों के दरमियान भी आपकी कोई पढ़ाई में दिक्कत ना आए, आप लोगों का रिदम ना टूटे, इसलिए मैं ग्राम सभा और एमसीक्यू भी लाया था। कल जो है वो एमसीक्यू की सीरीज़ की है, एमसीक्यू क्वेश्चंस किए हैं हम लोगों ने, 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस किए हैं। तो ये सब चीज़ें भी मैं करवा रहा था बीच में, ताकि आप लोग का रिदम ना टूटे करके। ठीक है, तो आप लोग आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि आप लोगों को अगर अच्छा कंटेंट चाहिए, प्रामाणिक सोर्स से, मैं कहीं से भी नहीं कंटेंट को ले सकता। ठीक है, प्रामाणिक सोर्स से मुझे कंटेंट लेना पड़ता है, ताकि आपको कल के डेट में अगर आप प्रमाण मांगे तो मैं उसका प्रमाण भी दे सकूं आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर मुझे एक कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके बाद आप सब जानते हैं, उसको नोट्स बना के अलग अलग जगह से इकट्ठा करके उसके बाद उसको फिर प्रिपेयर करके बोर्ड पे लिखना और बोर्ड पे लिख के आपको एक्सप्लेन करना, ये सब थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो उस सब चीज़ों के लिए समय लगता है। समय और पेशेंस, दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने जीवन में मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। और वो चीज़ें, अगर आप अच्छी चीज़ें पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा चाहते हैं, अच्छे उच्च स्तर की शिक्षा चाहते हैं, तो वो चीज़ें आपको खुद के साथ साथ दूसरों को भी देनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। और इन सब मेहनत के बदले, इन सब चीज़ों के बदले मैं आपसे क्या चीज़ की डिमांड कर रहा हूँ? आपको सिर्फ अपने रूम पे बैठे हुए या आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, ताकि हमारी जो एक मुहिम है कि बेहतर शिक्षा अंतिम पायदान पर खड़े स्टूडेंट्स को भी मिल सके, बहुत अच्छी शिक्षा मिल सके, वो जो चीज़ें हैं वो लास्ट लेवल तक पहुंच सके, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आप खुद इस बात को सोचिएगा कि पूरी दुनिया में शिक्षा की इससे कम कीमत और क्या हो सकती है, कि आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करना है, लोगों तक पहुंचाना है, शेयर करना है और अपना फीडबैक जो है, आप लोग को वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इससे कम कीमत और क्या हो सकती है किसी भी चीज़ की, एक उच्च शिक्षा की, एक अच्छी शिक्षा की। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे और हम लोग आज जो है वो शानदार तरीके से शुरुआत करेंगे आजीविका, जो एक ग्रामीण विकास का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, 30 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से भी आपके आने वाले हैं और उन 30 नंबर के क्वेश्चंस का पहला टॉपिक जो है वो है आपका भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। ठीक है, भारतीय कृषि की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमिका जो है वो वाला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। और इसी के अंदर हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और अन्य जो टॉपिक है, जो इकाई 1 का आप जब देखेंगे, आपका जो सिलेबस है वो देखेंगे, तो इकाई 1 में जो चीज़ें हैं वो आपका यही सब चीज़ें हैं। आपको ये इतने शानदार तरीके से कहीं भी नहीं मिलेगा जितने शानदार तरीके से आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका वाला टॉपिक जो है वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग हरित क्रांति और उसके बाद फिर श्वेत क्रांति, इस तरीके की चीज़ें भी हम लोग बेस से लेके पूरा चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि मुझे भी आप लोगों को अच्छा बेहतर कंटेंट देने के लिए एक मोटिवेशन मिल सके और मैं लगातार आप लोगों की क्लास को बेहतर से बेहतर कर सकूं। ठीक है, ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे और ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं पहले से बोलते हैं, ग्रामीण विकास में भी मैंने आपको बोला था, जो सब्सक्राइबर्स हमसे जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनको, कि आपको नोट्स बनाते चलना है। तो नोट्स में हर टॉपिक के बाद थोड़ा थोड़ा जगह, थोड़ा क्या, 1 पेज लगभग अच्छे से जगह छोड़ते हुए चलना है। ठीक है, ताकि कुछ चीज़ें अगर अपडेट हो, कहीं से मुझे मिले तो मैं उस पर आपको अपडेट करा सकूं, तो वहाँ पे आपको जगह होनी चाहिए। तो हर टॉपिक के लिए नए पेज से आप स्टार्ट करेंगे, अच्छी नोट्स बनाएंगे और कोशिश कीजिए जो व्हाइट कलर का जो पेपर आता है, जो फोटोकॉपी वाला पेपर आता है ना, वो A3 साइज़ के पेपर, A4 साइज़ के पेपर में आप नोट्स बनाएं। ठीक है, तो अलग अलग पेपर रहेगा, बीच में आप ऐड कर सकते हैं, बाद में कंपाइल कर लीजिएगा। ठीक है, तो उस तरीके के नोट्स में, पेपर में अगर आप नोट्स बनाएंगे, मैंने बीच बीच में मैं
वीडियो पे पढ़ाता हूँ तो थोड़ा बहुत आप नोट्स देखे होंगे मेरा किस तरीके का रहता है जब ग्रामीण विकास पढ़े हैं आप, मैं दिखा भी दूंगा, उस तरीके का आप नोट्स बनाइए, ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो लोग नहीं बना सकते वैसा आप लोग कॉपी में भी बना सकते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे मेरे साथ पढ़ते हुए भाई, पेज पे जगह छोड़ते हुए चलना है, ठीक। अब देखते हैं, देखिए भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। तो यहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, सबसे पहले इसको देखना है, मतलब जो कृषि है उसका जो गांव की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसमें क्या महत्व है, इन चीज़ों को हमको पढ़ना है। ये सिविल सर्विसेज में मेंस का भी एक टॉपिक है जिसमें कभी कभी निबंध में भी ये आ जाता है, तो इसमें उसको जोड़ दिया है कि इसमें आपका आजीविका वाले पोर्शन में, तो इसमें क्या क्या उसकी भूमिका हो सकती है, उन चीज़ों को हमको समझते हुए चलना है। और उसके बाद धीरे धीरे करके हरित क्रांति कैसे शुरुआत हुई, ठीक है, उसके हिसाब से फिर हरित क्रांति को हम लोग शुरू से देखेंगे। 1950 से जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से क्या क्या चीज़ें हुई और उसके बाद कैसे कैसे हरित क्रांति चालू हुई, पूरी तरीके से हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर का भारत की इकोनॉमी में, भारत की जीडीपी में क्या महत्व है, ये चीज़ें यहाँ पर मुझे बताया हुआ है, ठीक है। तो पहला देखिए, जीडीपी में योगदान, जीडीपी में योगदान के हिसाब से कृषि का क्या महत्व है। देखिए कैसे कि कृषि जो है वो जीडीपी में योगदान करती है। जीडीपी समझते हैं आप लोग, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, हालांकि इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। देखिए सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, एक निश्चित सीमा के अंतर्गत, है ना, किसी भी देश की या एक निश्चित सीमा या एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत उत्पादित एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक निश्चित सीमा, एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य उसकी सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जीडीपी। देखिए जो एक निश्चित सीमा है, जैसे कि छत्तीसगढ़ की सीमा है या भारत देश की सीमा है, उस देश की सीमा के अंतर्गत पूरे साल भर में, एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं, वस्तु और सेवा, ठीक है, जितने भी वस्तुएं उत्पादित होती है, प्रोडक्शन होता है, उन सब का कुल मूल्य जो होता है वो क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। मतलब सीधा सीधा एक देश की अर्थव्यवस्था को मापने का सबसे शानदार तरीका जीडीपी है। आप उस देश की जीडीपी को चेक करके ये देख सकते हैं कि वो देश कितना विकसित है, वो देश अपने अगर विकासशील है तो विकसित अर्थव्यवस्था की ओर कितनी तेजी से और कितने बेहतर ढंग से बढ़ रहा है। सबसे अच्छा तरीका जीडीपी होता है किसी भी देश की आर्थिक उन्नति को मापने का। आप कोई भी देश को अगर मापना चाहते हैं तो उसकी जीडीपी को देखिए, उसके अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सब समझ में आ जाएगा। उससे जितना अच्छा जीडीपी है उतना देश, कंट्री जो है वो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो जीडीपी में योगदान क्या है कृषि का, तो देखिए यहां पर मैंने जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान लिखा है। तो 1951-52 में जो जीडीपी थी उसमें कृषि का योगदान 52.2% था। कब, 1951-52, देखिए 1947 में हमारा जब देश आज़ाद हुआ, ठीक, तो उसके बाद 1947 में जब आज़ाद हुआ तो हमारे पास कृषि जो हमारा देश था वो मैक्सिमम जनसंख्या क्या थी, पुअर्टी, बिलो पुअर्टी लाइन के नीचे थी, और जो थे सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र पर निर्भर थे पूरी जनसंख्या। धीरे धीरे करके 1950-51 में क्या किया गया, पंचवर्षीय योजना इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र पे मेन फोकस डाला गया। मतलब पंचवर्षीय योजना क्या होती थी, 5 साल तक पूरे देश में जो प्लान बनेंगे उस पे मेन फोकस में जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा। जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर फोकस किया गया। इसका मतलब क्या था कि 5 साल तक जो भी योजनाएं बनेंगी उसके केंद्र में कृषि रहेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर रहेगा, कृषि पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत औद्योगिकीकरण था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब अगले 5 साल जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था उसमें मेन फोकस जो रहेगा वो क्या रहेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक। तो इस तरीके से पंचवर्षीय योजनाएं डेवलप की जाती थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना में 1951 में इसीलिए कृषि सेक्टर को सबसे पहले प्राथमिकता दी गई, ठीक। तो पहला, क्योंकि हम लोगों को क्या, सबसे पहले क्या जरूरत थी, जब बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, जो मैक्सिमम जनसंख्या थी भारत की वो कृषि क्षेत्र पर निर्भर थी, किसान बहुत ज़्यादा थे, किसान, कृषि प्रधान देश कहा जाता है भारत को, तो किसान जनसंख्या कृषि क्षेत्र से मतलब मैक्सिमम जनसंख्या जो थी वो कृषि संबंधित उत्पादों पर निर्भर थी। और दूसरी चीज़ क्या था, जो हमारे देश में जो खाद्यान्न थे, ठीक है ना, तो खाद्यान्न की भी एक तरीके से क्या थी, उतना उत्पादकता नहीं थी, क्योंकि उर्वरकों का प्रभाव नहीं पड़ा था, हमारे यहाँ उर्वरक नहीं थे, और इंडस्ट्री मतलब नई टेक्निक्स जो है वो एग्रीकल्चर की, नए मशीन नहीं आए थे, नई टेक्निक्स नहीं आई थी, अच्छे उत्पादित बीज नहीं थे, हमारे पास उर्वरक, फर्टिलाइजर्स कम संख्या में थे। इसलिए क्या था, उस समय कृषि का उत्पादन भी, हालांकि जनसंख्या बहुत कृषि पर निर्भर थी लेकिन प्रोडक्शन उतना नहीं था, फसलों का उत्पादन उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता था, ठीक। तो इसके लिए क्या किया गया,
वही पंचवर्षीय योजना लाई गई जिसमें कृषि क्षेत्र को, उसको पढ़ेंगे हम लोग। पहले देखो जीडीपी में योगदान कृषि क्षेत्र का, तो इसी तरीके से 51-52 में 52.2% योगदान था, लेकिन 2021-22 में कृषि क्षेत्र में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 16.73% है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कृषि जो है वो जीडीपी में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। हालांकि उसका जो रेशियो है वो कम हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 51-52 में 52.2% था, लेकिन 21-22 में उसका 16.73% हो गया है। मतलब ये जो है वो कम होता जा रहा है। तो ये कम क्यों हो रहा है? ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि एक खराब इंडिकेशन है? कृषि क्षेत्र में जीडीपी में जो हिस्सा है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, लेकिन योगदान तो है। तो यही तो इसमें बता रहे हैं, कृषि का महत्व क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में? जीडीपी में योगदान देती है कृषि। ये यहां पर क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब देखो प्राइमरी सेक्टर पे जो देखो 21-22 में ये कम होते जा रहा है, तो ये अच्छा इंडिकेशन है कि खराब इंडिकेशन है? देखो मैं आपको ग्रामीण विकास वाले में बताया था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। मैं आपको बताऊंगा सब सेक्टर पे मैं लेके आया हूं इस वीडियो में कि क्या क्या कौन कौन से रहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? कृषि क्षेत्र आता है। तो जो देश विकासशील है, जो देश डेवलपमेंट नहीं किया है, डेवलप्ड है, धीरे धीरे करके डेवलप कर रहा है, वो देश, ऐसा पाया गया है, अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि वो देश क्या रहता है? प्राथमिक क्षेत्र पर मैक्सिमम निर्भर रहता है वो देश। और जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती जाएगी, जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती जाएगी, जैसे जैसे कोई देश विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता जाएगा, विकासशील से विकसित की ओर डेवलप्ड होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी जो जनसंख्या है, उसकी जो जनता है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है, वो सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्र की ओर बढ़ती जाएगी, मतलब निर्भर होने लगेगी। पहले कहाँ रहता है? सबसे जो विकासशील देश रहेगा, जो गरीब देश रहेगा, जो पिछड़ा देश रहेगा, उसकी जनसंख्या किस पर निर्भर रहेगी? कृषि पर। लेकिन जैसे जैसे जो है वो देश डेवलप होते जाएगा, वैसे वैसे उसकी मैक्सिमम जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र से विस्थापित होकर द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र की ओर बढ़ती जाएगी, और जो जनसंख्या है वो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र में उसकी निर्भरता जो है वो कम होती जाएगी। तो यहां आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हमारा प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि निर्भरता है वो कम होती जा रही है भारत की। मतलब क्या है? इसीलिए भारत को विकासशील देश कहा जाता है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र की ओर धीरे धीरे उसकी निर्भरता कम होती जा रही है और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की ओर जो है देश में लोगों, मतलब हमारे लोग जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब इधर विस्थापित होते जा रहे हैं। तो यहां देख सकते हैं आप, यहां पर आंकड़ों से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आंकड़ों से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। सेकंड पॉइंट देखते हैं, रोजगार में योगदान। कृषि एक क्षेत्र है, देखिए चूंकि मैक्सिमम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जो है छत्तीसगढ़ में, अभी भी लगभग 80% आबादी जो है वो कृषि से संबंधित चीज़ों पर निर्भर है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में जो भी योजनाएं बनती हैं उसमें मेन मुख्य फोकस जो रहता है वो कृषि से संबंधित रहती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है ना। तो जो मैक्सिमम जनसंख्या 80% जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है, तो कृषि से ही मुख्य रोजगार मिलेगा ना। जब जनसंख्या ही कृषि पर निर्भर है मैक्सिमम, तो रोजगार कहाँ से उत्पन्न होगा? कृषि से ही होगा। भारत में भी लगभग वही सिनेरियो है, कृषि से संबंधित बहुत सारे रोजगार मिलते हैं लोगों को। आप जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार हैं उन लोगों के पास स्किल नहीं है, स्किल नहीं है इन द सेंस उन लोग के पास इतना ये आर्थिक ये नहीं है कि वो लोग बाहर जाके अपना रोजगार खोज सके। तो वो लोग क्या करते हैं, गांव में रहते हैं, और गांव में रहने के साथ साथ ही क्या करते हैं, कृषि से संबंधित रोजगार के लिए क्या बोलते हैं, कोशिश करते हैं। तो जो रोजगार जो भारत के रोजगार है, ठीक है ना, उसमें भी कृषि क्षेत्र का योगदान है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जो टोटल रोजगार डेवलप हो रहा है पूरे देश के अंतर्गत, उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान तो है ही ना, कृषि से संबंधित रोजगार तो है ही, रोजगार जो हो रहा है उसमें, ठीक। तो रोजगार में भी इसका कृषि क्षेत्र का योगदान है। तीसरा, निर्यात में योगदान। बहुत सी चीज़ें हैं जो भारत जो था वो पहले हमारे देश में निर्यात की जाती थी, अभी भी की जाती हैं, लेकिन अब वो निर्यात का जो कृषि क्षेत्र से संबंधित निर्यात है वो उसमें कमी आ गई है। वर्ल्ड बैंक क्या बोलते हैं, जो बहुत सारे सर्वे हैं, ठीक है, उन सब में ये देखा गया है। देखो पहले हम लोग किसका किसका निर्यात करते थे, जो चाय पत्ती है, कॉफ़ी है ना, चाय कॉफ़ी है, और भी बहुत सारे उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद है, जैसे शक्कर है, चाय है, कॉफ़ी है, इन सब चीज़ों का जो है वो हम लोग निर्यात किया करते थे। अभी भी चाय कॉफ़ी का निर्यात जो है वो भारत से होता है। तो चाय कॉफ़ी भी क्या है, एक तरीके से कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ही तो आता है उसमें, है ना। तो कृषि, तो उससे क्या करते थे, निर्यात करते थे। तो निर्यात में भी कृषि क्षेत्र का क्या था, बहुत बड़ा योगदान था, अब भी है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में कम हो गया है। तो निर्यात में अभी भी जो है वो कृषि क्षेत्र का काफ़ी योगदान देखा गया है, ठीक। तो ये निर्यात में योगदान देता है कृषि। चौथा पॉइंट है गरीबी न्यूनीकरण में भूमिका। न्यूनीकरण को आप
कम करने में भी लिख सकते हैं, अपने नोट्स में न्यूनीकरण लिखा हुआ है। गरीबी कम करने में जो है वो कृषि क्षेत्र की जो भूमिका है, कैसे है, क्योंकि जो मैक्सिमम जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किस किस पर निर्भर है, कृषि क्षेत्रों पर निर्भर, कृषि चीज़ों पर। तो उनको जब रोजगार मिलेगा तो आजीविका के साधन उपलब्ध होंगे उनको और उनकी गरीबी दूर होगी, ठीक है ना। तो जब उनके पास कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है वो, तो कृषि का सीधा सीधा संबंध किससे है, गरीबी को कम करने से है। अगर कुछ उत्पाद बनाएंगे, कुछ फसल बोएंगे तो उससे उनको प्राप्त होगा लाभ, और उससे क्या होगा, उनका गरीबी कम हो सकेगा, आजीविका के संसाधन उपलब्ध हो पाएंगे। तो गरीबी कम करने में भी इसकी भूमिका है। पांचवा, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में भूमिका। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जब तक प्रोडक्शन होगा देश में खाद्य सामग्रियों का, देखो हमारे देश में आप देखिए लगभग 37.7% छत्तीसगढ़ में, ये पिछला इकोनॉमिक सर्वे का बता रहा हूँ रिपोर्ट में, 37.7% कुपोषण का रेट है छत्तीसगढ़ में, और 47% वुमेन्स, 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है छत्तीसगढ़ में। अब आप सोचो 37% कुपोषण का परसेंटेज है, और छत्तीसगढ़ को अलग हुए लगभग 22 साल हो गया है मध्य प्रदेश से, ठीक। तो ये सोचो आप 37% जब यहां पर कुपोषण का परसेंटेज है, तो 37% बच्चे ऐसे हैं जिनको एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता, लगभग एक मान के चलो आप। खाने के कारण ही मेन कुपोषण की समस्या किसकी वजह से होती है, पोषण आहार न मिलने के कारण कुपोषित होते हैं बच्चे। तो पोषक आहार उपलब्ध नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न सामग्री रहेगी तभी तो उससे क्या मिलेगा, आपको पोषण मिलेगा बच्चों को। तो खाद्य और पोषण सुरक्षा में भी तो कृषि की भूमिका है। एक मजबूत भारत, एक स्वस्थ भारत हमको अगर बनाना है, तब क्या चाहिए अपने को, खाद्य और पोषण सुरक्षा चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, खाद्यान्न सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए, तभी तो स्वस्थ भारत बनेगा। तो उस तरीके से कृषि क्षेत्र की भूमिका, कृषि की भूमिका इन सब चीज़ों में भी है, एक स्वस्थ भारत बनाने में, ठीक है, एक हेल्दी भारत बनाने में भी कृषि की भूमिका है कि नहीं है। तो ये चीज़ इसमें इस पॉइंट में कवर किया गया। छठवां, समावेशी, देखो इसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, योगदान के में कुछ भी आ सकता है। तो आपको मैं जो बोलता जा रहा हूं, अगर आपको याद नहीं रह पाएगा, वो इन पॉइंट को आप समझ नहीं पाएंगे, तो वीडियो को पॉज करके उसको लिख लीजिए, छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स टाइप का, ठीक है ना, क्योंकि मैं उसको पूरा पॉइंट में लिखा हूं और पूरा वर्ड में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक। तो ये ध्यान रखना आप लोग। छठवां, समावेशी विकास प्राप्त करने में योगदान। समावेशी विकास का मतलब मैं ग्रामीण विकास वाले में भी समझाया था आपको। समावेशी विकास का मतलब हर वर्ग का, हर तबके का जो देश की जीडीपी है उसमें योगदान होना चाहिए। समावेशी विकास मतलब सबका साथ सबका विकास, एक तरीके से बीजेपी का जो नारा है, जो वर्तमान सरकार का, सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि गरीब गरीब रह जाए, अमीर अमीर बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समावेशी विकास मतलब सबको साथ लेकर चलना है और सबका विकास करना है। तो उसमें भी कृषि की तो भूमिका है ही, है ना। विकास प्राप्त करने में कृषि का किस तरीके से योगदान रहेगा, ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि है, कृषि से संबंधित चीज़ों पर जो आजीविका चला रहे हैं, वो लोगों का भी योगदान है किसमें, पूरा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है टोटल डेवलपमेंट में। तो वो तरीके का ये चीज़ें हैं। छठवां पॉइंट। सातवां, आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा जाल में भूमिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, उसको अच्छे से समझना। आर्थिक स्थिरता, इसका मतलब क्या होता है, देखो अभी कोरोना का टाइम आया था तो बहुत से उद्योग धंधे बंद हो गए थे, बहुत सी कंपनीज बंद हो गई थी प्राइवेट सेक्टर की, यहाँ तक कि गवर्नमेंट सेक्टर भी एक तरीके से बंद ही था पूरी तरीके से। तो अगर कहीं कृषि क्षेत्र, लेकिन क्या चालू था, आप फसल तो बो सकते थे। कृषि क्षेत्र बंद हुआ था क्या, कृषि क्षेत्र में फसल तो बोया जा सकता था। तो बहुत से लोगों को आप लोगों को देखा होगा, जो अमीर लोग हैं, जो रईस लोग हैं, वो भी अपने गांव जा रहे थे और गांव में कृषि क्षेत्र में अपना खेती बाड़ी कर रहे थे, और खेती बाड़ी से वहाँ से जो फल सब्जी अगर मिल रहा था उससे खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे थे। तो अगर कहीं कोई ऐसे क्राइसिस आते हैं, कोई अगर वित्तीय अस्थिरता आती है, मान लो जाए फाइनेंशियल आपका आपातकाल लग गया, वित्तीय आपातकाल लग गया, देश के पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर कहीं कृषि सेक्टर मजबूत है, कृषि सेक्टर अपने जो किसान हैं वो लोग अपने क्षेत्र में खेत में काम तो करते ही रहेंगे, फसल तो उगते ही रहेगा। तो अगर ऐसा है तो वो क्या करेगा, एक स्टेबिलिटी देगा, एक स्थिरता देगा देश को, वित्तीय स्थिरता देगा, ठीक है, आर्थिक स्थिरता देगा, क्योंकि वो सेक्टर तो बंद नहीं होगा ना। इंडस्ट्रीज भले बंद हो जाए, प्राइवेट सेक्टर भले बंद हो जाए, लेकिन आप खेत में जाके फसल तो बो ही सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, आर्थिक स्थिरता देगा जब वित्तीय कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तब। जैसे कि श्रीलंका आप अभी देखे होंगे, श्रीलंका कितने क्राइसिस से गुजर रहा है, जीडीपी पूरी ध्वस्त हो चुकी है उसकी, लेकिन अगर कहीं उसके पास एक सेक्टर अगर मजबूत होता, अगर कृषि सेक्टर भी अगर उसका मजबूत होता, तो कुछ तो स्थिरता देता उसको, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो तो ये आर्थिक स्थिरता भी कृषि क्षेत्र जो है वो भारत की जीडीपी को प्रदान करेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में, और सुरक्षा जाल में उसकी भूमिका वही है, ठीक है।
8वां पॉइंट है ऊर्जा सुरक्षा में उसकी भूमिका। देखो नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं हमारे, वो बहुत फोकस कर रहे हैं। अभी तो पेट्रोल का रेट कितना बढ़ गया है, 112 रुपए के आसपास लगभग पेट्रोल है। तो आप देखो उसमें क्या हो रहा है, बायोडीजल जो होता है, ठीक है, अब इथेनॉल है। इथेनॉल किससे बनता है? देखो गन्ना और भूसी, इन दोनों को प्रोसेस करके क्या बनाया जा रहा है? बायोफ्यूल बनाया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है? मक्का को प्रोसेस करके भी क्या कहना है? बायोफ्यूल बनाया जा रहा है। अमेरिका जो है वो मक्का को प्रोसेस कर करके क्या बना रहा है? एथेनॉल बना रहा है। एथेनॉल से क्या कर रहा है? पेट्रोल में मिक्स करके क्या कर रहा है? उसको पेट्रोल की अपनी जो यूटिलिटी है उसको कम कर रहा है। एक सर्वे है वर्ल्ड, ये किसी का सर्वे था, ये रिपोर्ट आया था एक, ठीक है, तो उस रिपोर्ट में, वर्ल्ड रिपोर्ट आया था 2008 में, उसमें ये बताया गया था, और अभी एक और रिपोर्ट आया है, यूएन का रिपोर्ट है शायद आया है, उसमें भी ये बताया गया है कि अगर कहीं एथेनॉल को 10% भी अगर पेट्रोल में मिला दिया जाए, एथेनॉल मतलब बायोफ्यूल सीधे सीधे तरीके से, एथेनॉल को 10% इथेनॉल को भी अगर पेट्रोल में मिला दिया जाए तो 800 मिलियन लीटर पर ईयर पेट्रोल बचेगा। 800 मिलियन लीटर पेट्रोल कम लगेगा अगर 10% इथेनॉल को मिक्स कर दिया जाए पेट्रोल में करके। तो बायोडीजल में क्या होता है कि जो आपको ऊर्जा सुरक्षा में भूमिका निभाएगी, मतलब आपका पेट्रोल की खपत को कम करेगी, मतलब भारत जो पेट्रोल जो पेट्रोलियम उत्पाद बाहर से इंपोर्ट कर रहा है वो कम होगा। तो कृषि क्षेत्र की उसमें भूमिका है कि नहीं? गन्ना और भूसी, इन दोनों से, गन्ना और भूसी, इससे क्या बनेगा आपका? इससे भी क्या बोलते हैं, आप देखे होंगे रतन जोत के पौधे से बायोडीजल बनेगा। इथेनॉल तो गन्ना से की भूसी से तो बनेगा। तो ये सब चीज़ें को आपको फ्लोर पे लाके क्या करना पड़ेगा? डेवलप करना पड़ेगा। और गन्ना और भूसी से 5000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया है। 5000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकता है अगर गन्ना और भूसी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तब। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना, ऊर्जा सुरक्षा में भी भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को करके क्या कर सकते हैं? ऊर्जा सुरक्षा, इसका मतलब एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एनर्जी में कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं? उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ऊर्जा सुरक्षा में भी इसकी कृषि क्षेत्र की भूमिका है, क्योंकि उससे बायोडीजल उपलब्ध होगा, और बायोडीजल से क्या होगा? ये पेट्रोलियम उत्पादों पर हमारी निर्भरता कम होगी। 9th है परितंत्र सेवाओं में योगदान, पर्यावरण सेवा। सीधा सीधा तरीके से देखो क्या होता है कि दोनों है। कृषि का जो योगदान है वो पर्यावरण को अच्छा करने में और बुरा करने में, दोनों तरीके से है। देखो पर्यावरण को अच्छा करने में ऐसे है, क्योंकि देखो कृषि क्षेत्र में कृषि धान उग रहे हैं, और कृषि क्षेत्र में जंगल है, ये सब चीज़ कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो कृषि आप करेंगे तो क्या होगा? इन सब चीज़ों से जीव जंतु भी सुरक्षित रहेंगे। तो एक साइकिल जो है वो, एक चेन जो है, फूड चेन जो है वो एक चलता रहेगा, ठीक है। सबको सुरक्षा मिलेगी, जल रहेगा, जंगल रहेगा, पर्यावरण को तो, इन्वायरमेंट को तो पॉल्यूशन फ्री रहेगा इन्वायरमेंट। लेकिन इन सब चीज़ के लिए पैसा नहीं मिलता है। किसान जो है फसल अगर उगा रहे हैं तो वो पर्यावरण को भी एक तरीके से लाभ पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पेड़ वगैरह तो लग ही रहा है, तो उससे ऑक्सीजन तो निकल ही रहा है, तो पर्यावरण तो लाभ हो रहा है। लेकिन पर्यावरण के लिए उनको कोई पैसा नहीं देता है पर्यावरण को लाभ पहुंचाने के लिए, ठीक है। ये एक तरीके का एक तर्क है, ठीक, मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो लाभ ये है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, रिड्यूस होगा, पर्यावरण अच्छा होगा, पेड़ पौधे लगेंगे तो इससे भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। नुकसान ये है उसका कि जब कुछ गैसें निकलती हैं, कुछ गैसेस निकलते हैं, जैसे धान की खेत से भी आप लोग साइंस में पढ़ेंगे कि जो गैस निकलती है वो जो रहती है वो थोड़ी सी हानिकारक रहती है। इस तरीके का कुछ जो होता है वो डिसएडवांटेज है, मैक्सिमम तो एडवांटेज ही है, ठीक। तो ये चीज़ है, परितंत्र सेवाओं में इसका योगदान कृषि क्षेत्र का है, वो भी भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे पहला जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की जो भूमिका है वो वाला है इकाई 1 में आपका आजीविका में। तो ये सब 9 पॉइंट को आप लोग कवर करेंगे तो इसमें से कुछ भी आ सकता है। इस तरीके की चीज़ें आप लोग वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा उसको बना सकते हैं, ठीक। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं आपको हरित क्रांति शुरू करूँगा, उससे पहले प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। स्यूल एक राइटर थे, उन्होंने एक बुक लिखी ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। इन्होंने भी ये बताया था कि अगर इन्होंने इस बुक में ये बताया कि जब हम क्या करेंगे, औद्योगिक एक अच्छी तकनीक को लाएंगे, कृषि के क्षेत्र में अच्छी तकनीक लाएंगे तो उससे क्या होगा? कृषि के उत्पादन तो बढ़ेगा ही, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, जीडीपी में योगदान तो देंगे ही, उसके साथ साथ क्या होगा? द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को भी क्या मिलेगा? इन लोग को भी फायदा मिलेगा, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को भी फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ भारत में उत्पादन में तो योगदान देगा ही कृषि जो है वो द्वितीय और तृतीय, क्योंकि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को जो सप्लाई करने का, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम करता है वो क्या करता है? कृषि करता है। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उद्योग है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, उद्योग क्षेत्र जो है, ठीक है, उद्योग क्षेत्र क्या है? द्वितीय क्षेत्र है। तो उद्योग क्षेत्र मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेकेंडरी क्षेत्र में आ गया। लेकिन उसको, जैसे कि सॉस बनाने का इंडस्ट्री है तो उसको टमाटर कहाँ से मिलेगा? कृषि क्षेत्र से ही तो मिलेगा ना।
तो प्राथमिक क्षेत्र को अगर अपन टेक्निकल मतलब कि अगर उसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग करेंगे और प्राइमरी सेक्टर डेवलप होगा तो इसका मतलब सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा। मतलब ये जो सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ये चीज़ कहा था श्यूल्ज ने अपनी किताब में। ये भी चीज़ ध्यान रखना, इसको आगे डील करूंगा और मैं। तो देखो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है फसल, पशुपालन, इसको कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का ही हिस्सा है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में एक सवाल आता है, मैं आपको बताऊंगा उसको। फसल, पशुपालन, वन उद्योग एवं लट्ठे, मछली उद्योग, कृषि, वानिकी और खनन उत्खनन, ये सातों चीजें आती है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। कृषि क्षेत्र में खनन उत्खनन को छोड़कर ये सातों छह चीज़ें आएंगी। खनन उत्खनन बस नहीं आएगा कृषि क्षेत्र में, बाकी ये छह चीज़ें किसमें आएगी, कृषि क्षेत्र का भी भाग है। द्वितीय क्षेत्र देखो, निर्माण क्षेत्र बोलते हैं, निर्माण क्षेत्र बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र को। निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ही द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम उद्योग क्षेत्र भी है। तो उद्योग क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस और जल आपूर्ति और खनन उत्खनन। ये खनन उत्खनन जो है वो कृषि क्षेत्र में नहीं आएगा, और यहां पर न आके उद्योग क्षेत्र में क्या आएगा, खनन उत्खनन भी शामिल हो जाएगा। लेकिन ये खनन उत्खनन द्वितीय क्षेत्र में नहीं रहेगा। तो द्वितीय क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है, ऐसा करके पूछ चुका है पीएससी में। तो निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और खनन उत्खनन दोनों रहता है। तो विद्युत खनन उत्खनन आप लगाएंगे क्योंकि खनन उत्खनन उद्योग क्षेत्र में शामिल है। उद्योग क्षेत्र हालांकि द्वितीय क्षेत्र का ही हिस्सा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये जो मैं बता के रख रहा हूँ उसको आप लाइन से नोट करेंगे और इसको याद करके रखेंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ शामिल है। निर्माण और विनिर्माण में क्या अंतर है। निर्माण का मतलब क्या, जैसे कि देखो एक डिज़ाइन इंजीनियर है, वो क्या कर रहा है, एक ब्रिज को डिज़ाइन करता है, और ब्रिज को डिज़ाइन करने के बाद उसको जो मिस्त्री हैं और जो लेबर हैं वो फ्लोर पे लाते हैं। मतलब कि वो ब्रिज को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, बनाते हैं। या एक डैम है, एक डैम का पहले डिज़ाइन तैयार होता है, स्केच तैयार होता है, और लेआउट तैयार होने के बाद डिज़ाइन होकर वो क्या करता है, वो फ्लोर पे आता है, मतलब वो बनता है, वो निर्माण है। विनिर्माण क्या चीज़ है, विनिर्माण का मतलब क्या हुआ, जैसे कि लौह अयस्क बैलाडीला में पाया जाता है, उत्तम किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। वो लौह अयस्क को बीएसपी में सप्लाई किया गया और बीएसपी उसका क्या कर दी, भिलाई स्टील प्लांट उसका क्या कर दी, उसको एक पटरी में कन्वर्ट कर दी, ट्रैक बना रही है, रेलवे ट्रैक बना रही है। तो वो विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं उसको। मतलब अयस्क, लौह अयस्क पहले जो भूमि में जब गड़ा था तब कोई काम का नहीं था, लेकिन उस अयस्क को थोड़ा सा रिफर्निश करके, थोड़ा सा मैन्युफैक्चर करके, थोड़ा सा तराश के क्या कर दिया गया, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट, एक कीमती वस्तु में परिवर्तित कर दिया गया। वो विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत होता है। लेकिन एक चीज़ को डिज़ाइन करके उसको मतलब कि फ्लोर पे लाना, डैम बनाना, ब्रिज बनाना या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना, वो निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो निर्माण और विनिर्माण में ये अंतर होता है, ये ध्यान रखना। ठीक। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, सेवा क्षेत्र बोलते हैं इसको। जो भी चीज़ को आपकी सेवाएं हैं, जैसे व्यापार है, रियल इस्टेट है, होटल है, जलपान है, वित्तीय सेवाएं हैं, फाइनेंशियल बैंकिंग वगैरह है, फ्लाइट है, ट्रेन है, ये सब जो है वो किसके आएगा, तृतीय क्षेत्र में आएगा। तो ये सबको नोट करके रखना, जो जो क्षेत्र मैं बता रहा हूँ। ठीक। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, उद्योग क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन ये टॉपिक से उसी को पूछता है कई बार, तो ये चीज़ को ध्यान रखना। हरित क्रांति की शुरुआत, अब हम लोग हरित क्रांति शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो हरित क्रांति को देखेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। बैक से लेके आ रहा हूं आपको, भारत की स्वतंत्रता से लेके पूरी तरीके से मैं आपको बताऊंगा इसको कैसा हुआ था, ये क्यों चालू हुआ, किस लिए चालू हुआ, क्या बैकग्राउंड था वो। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, ये मैं बता चुका हूँ आपको। कृषि क्षेत्र पे फोकस किया गया क्योंकि कृषि पे मैक्सिमम जनसंख्या हमारी निर्भर थी, लेकिन कृषि उत्पादों का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमारे देश में जो उर्वरक एक तो मौजूद नहीं थे, दूसरा जो फसल, जो बीज थे हमारे पास, वो ज़्यादा प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं करा रहे थे, ज़्यादा उत्पादन नहीं होता था। ठीक। तो क्या हो रहा था, हमारे देश को खाद्यान्न की कमी हो रही थी, इसलिए कृषि क्षेत्र पर फोकस किया गया। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में 56 से 61 के दौरान जो दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी उसमें औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया। ठीक। तो गंभीर खाद्य समस्या उत्पन्न हो गई। पहले 5 वर्ष में कृषि क्षेत्र पर फोकस किया गया था, उसके बाद भी गंभीर खाद्य समस्या उत्पन्न हो गई हमारे देश में, और उसी खाद्य समस्या से जब जूझ रहा था हमारा देश, 47 में आज़ाद हुआ, पंचवर्षीय योजना आई, उसके बाद खाद्य सामग्री से जूझ गया। 1962 में देखो गंभीर खाद्य समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो ही गया है। 1962 में चाइना और इंडिया का वॉर हो गया। अब चाइना और इंडिया का वॉर क्यों हुआ था, अक्साई चीन का जो हिस्सा है, एक लद्दाख का हिस्सा था और एक अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा था। जब आप मैप देखेंगे तो इन दोनों में चीन जो है वो अपना दावा कर रहा था कि ये एरिया मेरा है करके, वहाँ पर रोड बनाने की कोशिश कर रहा था। 1953 में वो रोड बनाने का चालू किया था, 1959 में देश को पता चला कि वहाँ पर रोड बनाने चालू कर दिया करके। उसके बाद 1962 में क्या हुआ कि दलाई लामा वहाँ से आए। दलाई लामा तिब्बत में रहते थे, तिब्बत को चीन हथियाने की कोशिश कर रहा था। दलाई लामा वहाँ पर
आंदोलन के माध्यम से चीन का विरोध कर रहे थे, और जब भारत आए दलाई लामा तो नेहरू जी उसका सपोर्ट करने लग गए। इससे चीन चिढ़ा और 1962 में उसने वॉर छेड़ दिया। अब भारत जो है वो ये वॉर हार गया। तो पहले ही खाद्यान्न संकट था, अब जो पूरा पैसा था वो किस में लग गया, 1962 के इंडिया चाइना वॉर में लग गया पैसा, जो भारत में जो पैसा बचा था वो भी। तो अब खाद्यान्न की और समस्या हो गई और अकाल पड़ गया, घोर अकाल पड़ गया उस समय। ठीक, तो पूरा तरीके से देश जो है वो खाद्यान्न समस्या से जूझने लगा। तो 1958 में एक विशेषज्ञ दल को बुलाया गया भारत, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर SF जॉनसन। ये संयुक्त राज्य कृषि विभाग के अध्यक्ष थे। संयुक्त राज्य कृषि विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर SF जॉनसन की अध्यक्षता में एक टीम बुलाई गई। ठीक, तो 1958 में टीम बुलाई गई। उसके बाद इन्होंने वही चीज़ों को, इसको खाद्यान्न संकट से कैसे उबरना है, इस पे विचार विमर्श करने के लिए इसकी टीम गठित की गई। 1959 में इंडियाज़ फूड प्रॉब्लम एंड स्टेप्स टू मीट इट रिपोर्ट आया। क्या? इंडियाज़ फूड प्रॉब्लम एंड स्टेप्स टू मीट इट। ठीक, रिपोर्ट, ये रिपोर्ट में क्या लिखा था, इस रिपोर्ट ने ये सिफारिश की, ठीक है, इन्होंने, और इस रिपोर्ट ने यह सिफारिश की कि भारत को उन क्षेत्रों में अधिक फोकस करना चाहिए जहां कृषि उत्पादकता बढ़ाने की संभावना अधिक है। जैसे कि पंजाब हरियाणा वाला जो बेल्ट है, आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर जो गंगा नदी के किनारे वाला क्षेत्र है वो अधिक उपजाऊ है। ठीक, पहली चीज़ तो ये गंगा नदी का होना, कृषि सिंचाई सुविधा अच्छे से उपलब्ध है। और पंजाब में आप लोगों ने देखा होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना चल रही है, तो पंजाब से होकर राजस्थान जाती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो उसके कारण इंदिरा गांधी नहर परियोजना पूरे विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। तो सिंचाई के संसाधन जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर उपलब्ध हैं। ठीक है, वहाँ के किसान आप लोगों देखे होंगे ज़्यादा सशक्त हैं बाकी स्टेट के कंपैरिजन में। तो उसमें क्या हुआ, इंडियाज़ फूड प्रॉब्लम एंड वन स्टेप टू मीट रिपोर्ट में बोला गया कि अब उन क्षेत्रों में अधिक फोकस करना चाहिए। भाई खाद्यान्न का जरूरत है, तो उन क्षेत्रों में जहाँ उर्वरक क्षमता ज़्यादा है, उत्पादक बढ़ाने की क्षमता ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए भारत को, ये कहा। IAAP 1961 इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, ये पूरा आप लिखेंगे एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम आया 1961 में। और IADP 1964 में IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, ये दो प्रोग्राम आए 1961 और 64 में चलाए गए, ये कार्यक्रम चलाया गया। इन दोनों कार्यक्रमों ने सिंचाई, उर्वरक, कृषि अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा और विस्तार सेवाओं पर भारी निवेश किया। इन दोनों प्रोग्राम को, इन दोनों कार्यक्रमों के चलते जो सरकार है उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर क्या क्या, सिंचाई, क्योंकि हम लोग को खाद्यान्न संकट था, उर्वरक, फर्टिलाइजर आप डालोगे तभी तो फसल उगेगा ना, और कृषि अनुसंधान, रिसर्च कि कौन सा बीज हमको लाया जाए और ताकि क्या करोगे फसल उत्पादन में वृद्धि हो सके और फसल संकट जो है वो, खाद्यान्न का संकट जो है वो देश का समाप्त हो सके। इसलिए क्या हुआ है ना, कृषि का विकास और शिक्षा और विस्तार सेवाओं पर इन दोनों प्रोग्राम के जरिए क्या किया गया, कार्यक्रमों के जरिए इन्वेस्टमेंट किए गए लगातार। और उसके बाद भारतीय कृषि में उत्पादकता और उत्पादन में उच्च वृद्धि को संभव बनाया। और इन दोनों प्रोग्राम ने क्या बनाया, ये सब जो प्रोग्राम चल रहे थे उन्होंने क्या किया, एक अच्छा बीज उपलब्ध कराया, उर्वरक क्षमता को बढ़ाया गया, ऐसे जगह खोजे गए जहां पर कृषि फसलों की उत्पादकता अच्छी हो सकती है, और खाद्यान्न संकट को दूर करने का प्रयास किया गया, जो सफल हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, भारतीय कृषि में उत्पादकता और उत्पादन में हायर ग्रोथ देखा गया, एक अच्छी वृद्धि देखी गई। और इसी प्रोग्राम को आगे चलकर क्या कहा गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन दैट इज इंट्रोड्यूस्ड। ये सब जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ आगे चल के ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में, हरित क्रांति के रूप में। इसका ही हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में उल्लेख किया गया। आगे चल के ये कन्वर्ट हुआ, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये डिटेल में। केवल विकसित भौगोलिक क्षेत्र में फोकस किया गया था। इसका एक डिसएडवांटेज ये था कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही, पंजाब, हरियाणा बेल्ट, उत्तर प्रदेश, ये सब आप देखे होंगे कि हरित क्रांति का प्रभाव छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरला, ये सब जगहों में, साउथ के डिस्ट्रिक्ट में और मिड इंडिया में नहीं पड़ा है। वो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा उसका इफेक्ट रहा है, क्योंकि यहां पर फोकस ही, पहले चीज मैं बता दी हूं, इसका दोनों कार्यक्रम का जो फोकस क्या था, जहां पर ज्यादा उत्पादकता बढ़ाने की संभावना अधिक है वहीं पर उस चीज को अप्लाई करना था। इसलिए इसका डिसएडवांटेज में, मैं जब हरित क्रांति का डिसएडवांटेज बताऊंगा तो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। तो इसमें विकसित भौगोलिक क्षेत्रों में फोकस किया गया, ये इसका एक तरीके का डिसएडवांटेज भी था। अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो यहां से आप लोग का बेस आपका क्लियर हो गया कि क्यों हरित क्रांति लाया गया। इससे थोड़ा थोड़ा चीजें और बची है वो भी मैं बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम लोग हरित क्रांति पढ़ेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। उसके पीछे का कंसेप्ट आप लोग को समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा एनालिटिकल पावर को बढ़ाओ यार,
तब जो है वो पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। तब आप लोग को समझ में आएगा चीज़ें। अगर आप लोग एनालिटिकल कैपेबिलिटी को नहीं बढ़ाते हैं, अगर आप लोग सीखने के लिए नहीं पढ़ते हैं, ज्ञान को अर्जित करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए पढ़ते हैं, एग्जाम निकल जाएगा लेकिन बाद में जब भी आप जाओगे, जब भी किसी बड़े अधिकारी के सामने खड़े होगे, आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। हमेशा आपको ईच एंड एवरी स्टेप आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, पद रहेगा बस। उसके दम पे क्या करोगे आप? जब तक नॉलेज नहीं है तब तक आपकी कोई इज्जत नहीं होने वाली। स्किल की इज्जत है, टैलेंट की इज्जत है, ठीक है। तो वो चीज़ को ध्यान में रखना। पढ़ रहे हो तो सीखने के लिए पढ़ो, और जो पढ़ रहे हो उसको ध्यान रखना आगे तक, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया, मेरा प्रयास पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।